सो गुड इवनिंग। कल क्लास में कुछ डाउट्स है क्या आपका? कंटिन्यू कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा। ठीक है, कल एक्चुअली एक इंटरनल चेक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम मिस किया है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक एंड रिलायंस ऑन इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है एक्चुअली? इंटरनल चेक क्या होता है? एक सिस्टम बनाता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एक आदमी का काम और एक आदमी वेरीफाई कर सकता है, ऐसे डिजाइन करता है एक्चुअली। उसका डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करता है कि एक आदमी का काम वो प्रोसेस में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एम्प्लॉय जो होता है वो वेरीफाई करता है उसका काम को, ऐसे डिजाइन करते हैं, वो इंटरनल चेक होता है। इंटरनल चेक नॉर्मली क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल का एक सबसेट है, एक टाइप ऑफ सेटिंग ऑफ कंट्रोल। सो अगर इंटरनल कंट्रोल में रिलायंस रिलाई करके ऑडिटर ने कंट्रोल रिस्क कम मान लिया, अगर रिस्क कंट्रोल रिस्क कम आए तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कम होगा। और इसका वो अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कम है तो उसका टेस्ट ऑडिट करेगा, मतलब पूरा ऑडिट नहीं करेगा। अगर रिस्क ज़्यादा है तो वो पूरा ऑडिट करेगा, अगर रिस्क कम है उस हिसाब से वो सैम्पल बेसिस में ऑडिट करेगा। सैम्पल बेसिस में ऑडिट किया है, किसके बेसिस में रिलाई होके किया है? इंटरनल चेक है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक है, वो अच्छे लिए डिजाइन है, इसलिए वो सैम्पल बेसिस में ऑडिट करने को मतलब ऑप्ट किया है। इसकी वजह से कोई फ्रॉड्स एंड एरर्स है वो बाहर नहीं आया है। अभी ऑडिटर ने एक्सप्रेस किया है कि ओपिनियन जो एक्सप्रेस किया है कि वो ओपिनियन अनक्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, मतलब सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट देर आर सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। किसकी वजह से हुआ है? इंटरनल चेक की रिलायंस में। अब ये बोल सकते हैं क्या ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट के रिलायंस में किया हूँ, जो भी अभी गलती हुआ है मेरी वजह से वो मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, वो इसे नहीं बोल सकते। वही रिलायंस ऑन इंटरनल चेक, ऑडिटर किसमें भी रिलाई करके सैम्पलिंग बेसिस में ऑडिट करने, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओपिनियन विल बी ऑडिटर। ऑडिटर जो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर को ही लेना है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक, एडवांटेजेस मैनेजमेंट को क्या एडवांटेजेस होता है, ऑडिटर को क्या एडवांटेजेस होता है। मैनेजमेंट को क्या एडवांटेजेस होता है, ये पूरा आपको समझ में आ गया ना, क्लियर? क्यों ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है? क्योंकि वो ही ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल्स का, मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ उसका मतलब सपोर्ट कर रहा है। सो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑडिटर। ऑडिटर को क्या एडवांटेज होता है इंटरनल चेक के लिए? अभी बोला है इंटरनल चेक अच्छा है तो ऑडिटर टेस्ट प्रोसीजर्स को रिसॉर्ट कर सकते हैं, सैम्पलिंग बेस्ड ऑडिट कर सकता है। इसके लिए उसका टाइम कम हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकता है ऑडिट करते समय, जो रिस्की एरियाज है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकता है। और मैनेजमेंट को क्या होता है? अच्छे डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से एक होता है डिवीजन, क्या कैसे करता है? कॉम्पिटेंट पर्सन को, जो स्किल्ड है, जो काम करने वाला है उसको ही उसका काम दे सकते हैं, मतलब स्मूथ वर्क, जो काम जो होता है वो स्मूथली हो जाता है, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको ही उस काम दिया गया है। और क्या होता है? टाइमली प्रिपरेशन, अगर ये सारा अच्छे से डिजाइन किया गया है कि ताकि टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल जो है एट द एंड टाइमली आपको मैनेजमेंट को मिल जाता है। और कोई वीकनेसेस कोई भी है, एम्प्लॉयज के ऊपर मोरल प्रेशर होता है, क्योंकि
एम्प्लॉयज के ऊपर मोरल प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि प्रोसेस सारा नेक्स्ट पर्सन चेक कर रहा है, इसलिए वो ठीक से काम करेगा। रीजनेबली हॉनेस्ट, वो फ्रॉड्स एंड एरर्स करने के लिए, मतलब उसका काम अच्छे से करने के लिए सोचेगा, कोई गलती नहीं करेगा। अल्टीमेटली ये ओवरऑल प्रोसेस ऐसे डिजाइन किया गया है कि फ्रॉड्स एंड एरर्स को कम करेगा, मैनेजमेंट को ये सारा एडवांटेजेस मिलता है। सो ये भी क्लियर कर दिया। कल ये थोड़ा मिस हो गया है। और आज का क्लास में हम कवर करते हैं। अभी बोला है ऑडिट कैसे करता है, मतलब फर्स्ट रिस्क असेसमेंट करता है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ओके, रिस्क असेसमेंट ये बाहर छोड़ दो, इंटरनल कंट्रोल का इवेल्यूएट करते हैं। अभी ऑडिटर के पास ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर करना पड़ेगा नॉर्मली, उसका ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करने के लिए। अभी क्या हो गया कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन बाहर से एक इंटरनल ऑडिटर को बुला के इंटरनल ऑडिट करवा रहा है। उसके पास सपोज एक्स लिमिटेड है, नॉर्मली उसका इंटरनल ऑडिट कर रहा है वाई एंड को। ओके, एक फॉर्म है वाई एंड को, वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है। इंटरनल ऑडिट करने के बाद वो एक रिपोर्ट इश्यू करेगा, हम ये और ये ऑडिट किया है, उसमें हमको ये एरिया थोड़ा रिस्की लग रहा है, इधर एक मॉडरेट है, इसे कंट्रोल लैप्सेस है, हम इसे कंट्रोल लैप्सेस को करेक्शन मतलब करेक्टिव मेजर सजेशंस दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, इस एरिया इस कंट्रोल का लैप्स को ये इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक अच्छा कंट्रोल। ये फंक्शनिंग इनएफेक्टिव है, क्यों इनएफेक्टिव है, वो रीजंस कोड करके सजेस्टिव मेजर क्या है, वो सारा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। इसके बेसिस में ऑडिटर को इधर क्या मिल रहा है, रिस्क असेसमेंट मिल रहा है, मॉडरेट है, हाई या लो। अभी एक्सटर्नल ऑडिटर आए हैं जेड एंड को, अभी ऑलरेडी उसका रेडीली अवेलेबल रिपोर्ट है, वो क्या चाहता है कि उसका रिपोर्ट को यूज करना चाहता है इंटरनल ऑडिट करने, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स इवैल्यूएट करने के लिए, ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करने के लिए रिस्क। इसकी वजह से वो क्या करना चाहता है, इंटरनल ऑडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिटर हैं उसका वर्क को यूज करना चाहता है, जो काम ऑलरेडी वो किया है। अभी वो इवैल्यूएट करने के लिए उसको थोड़ा पहले कुछ चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही काम किया है तो उसको क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है, इंडिपेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर मेंटेन करना पड़ता है, और क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है, मैनेजमेंट उसको कितना लेवल तक इंडिपेंडेंस दिया है, ये सारा चेक करना पड़ता है। जो ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर है वो आउटसाइड द एजेंसी है, अगर इंटरनली एक आदमी को अपॉइंट किया है, एक डिपार्टमेंट को अपॉइंट किया है, वो डिपार्टमेंट बाकी सारा डिपार्टमेंट से एक सेपरेट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जैसे रहना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। और स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो स्कोप है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अभी बोला है अगर रिस्ट्रिक्ट किया है तो मैनेजमेंट का जो फ्रॉड्स है वो बाहर नहीं आएगा, उसको फ्री एक्सेस देना है। जो स्कोप है वो स्कोप कैसे है, अगर बाद में उन लोग ऑडिट करते समय मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स कैसे है, क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट्स कैसे है, और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स, और जो आदमी ऑडिट कर रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उसका वो कॉम्पिटेंट है या क्या, वो क्वालिफाइड है या क्या, वो सारा चेक करना है। और टेक्निकल कॉम्प्लायंस, टेक्निकल कॉम्प्लायंस क्या है, ऑडिट करते समय वो भी कुछ इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, वो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स को वो कंप्लाई किया है या नहीं। वो एक्चुअली उसका रिपोर्ट में ही मेंशन करता है कि हम हमारा ऑडिट जो किया है वो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या कुछ स्टैंडर्ड्स मेंशन करके कोड करके उस हिसाब से किया है। वो सारा पहले मेंशन किया है या नहीं चेक करते, बाद में यूजिंग द वर्क, ये बाद में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इधर मिलेगा इसका। और अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो इंटरनल ऑडिटर है वो एक्चुअली उस रिपोर्ट का अकाउंटेबिलिटी लेना है पहले, मतलब जो काम उन्होंने किया है उसका अथॉरिटी मैनेजमेंट के साथ हम बोला है ना, उसका कितना अथॉरिटी दिया है। अगर वो रिपोर्ट कर रहे सपोज देयर इज 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय लेवल, अगर वो रिपोर्ट कर रहे हैं इस लेवल को, तब इन लोग ऑपरेशनल इश्यूज को मैनिपुलेट करके ऊपर दे सकता है ना,
टॉप मैनेजमेंट को। सो ये इसको क्या रिपोर्टिंग होना चाहिए, डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट या TCWG, ये वर्ड आप याद रखना चाहिए। TCWG क्या होता है कि दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। ये ऑपरेशनल इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये सिर्फ मैनेजमेंट इश्यूज में इन्वॉल्व होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज मतलब ऑपरेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। कोई ऑपरेशन उन लोग डील नहीं करता है, सिर्फ मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है वो एक्चुअली ये होता है आंसरेबल टू शेयर होल्डर्स। आउटसाइड पार्टीज जो होता है ना, वो कंपनी को आंसर करने के लिए कंपनी का सारा काम जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है या नहीं। बाहर का लोग ऑन बिहाफ ऑफ दोज लोग कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नॉमिनी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो सारा लोग ये TCWG का कैटेगरी में आ जाता है। उन लोग क्या करता है कि ये अथॉरिटी मतलब जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसका अथॉरिटी रिपोर्टिंग लेवल किसको दिया है ये अथॉरिटी चेक करता है। और इंटरनल ऑडिटर एक्सचेंज ऑफ प्रोफेशनल, नॉर्मली जो काम करते समय उन लोग थोड़ा ध्यान से काम मतलब थोड़ा केयर एक्सरसाइज करके काम करना है। मतलब कोई रिस्की एरिया कर रहा है, वो रिस्क एसेस करते समय भी उसका प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वो सारा मेंटेन करके काम करना पड़ेगा। अगर करते समय कोई इनकंसिस्टेंसी मिला है, इसको कंसिडर मतलब वो अलर्ट होना चाहिए सर्कमस्टेंसेस को, वो कंसिडर इनकंसिस्टेंसी को कंसिडर करके ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए। अभी ये सारा इवेल्युएट किया है, सारा ठीक लगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, तब और एक बात चेक करना है कि यह लॉ प्रोहिबिट कर रहा है या नहीं। उस इंटरनल ऑडिटर वर्क को यूज करने के लिए जो लॉ के अंडर वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है ना, वो लॉ मतलब प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। अभी सेटिस्फाइड किया है, लॉ भी प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, तब ऑडिटर यूज कर सकता है। अभी यूज करने का डिसीजन तो लिया है, यूज करते समय क्या क्या केयर लेना है, मतलब उसका काम को चेक करना है ना। अभी काम यूज किया है या नहीं किया डिसाइड किया है, अभी काम यूज करना चाहता है तो उस काम में रिलायंस एस्टेब्लिश करने थोड़ा टेस्ट चेक तो करना है। इसलिए टेस्ट चेकिंग के लिए फर्स्ट उसको ऑडिट टीम के साथ पहले उसका ये हम आपका काम को हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट में यूज करना चाहते हैं, पहले वो कैसे यूज करना चाहता है वो सारा प्लान इंटरनल ऑडिट को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स को पढ़ना है, रिव्यू करना है, उसका काम, उसका फाइंडिंग्स क्या क्या है, उसका प्रोसीजर्स क्या क्या है, उसका फाइंडिंग्स क्या क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो क्या क्या किया है, वो सारा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स पढ़ के रिव्यू करना है। जो प्रोसीजर्स वो परफॉर्म किया है वही प्रोसीजर रीपरफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए वो सफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑडिट प्रोसीजर्स ये खुद परफॉर्म करना है। टेस्ट चेक पूरा नहीं करेगा, वो टेस्ट चेक करेगा, मतलब वो पूरा एक प्रोसेस फॉलो करेगा जो ऑडिट उन लोग किया है, वो रिस्क एसेस करके ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके कंक्लूजन ड्रा किया है, मतलब ये रिस्की एरिया है या नहीं। अभी ये सैम्पल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करके उसको पूरा एक एरिया सेलेक्ट किया है, सपोर्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, वो लोग चेक किया है कंट्रोल ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स, वो ये भी सेलेक्ट करके उसमें 2-3 एरियाज ये बड़ा एक ट्रेड रिसीवेबल सेलेक्ट करके वो भी इंटरनल कंट्रोल्स उसमें चेक करेगा कैसे कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल्स करने के बाद ऑडिट चेक करेगा, वो ये इसका ऑडिट रिपोर्ट से मैच हो रहा है या नहीं, ये सैंपल चेक करेगा। उसके बाद वो रिलायंस एस्टैब्लिश भी हुआ है, तब मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया गया, हमको रिलायंस भी आ गया, हम उसको यूज करेगा उस रिपोर्ट को, तब ये सब ठीक है। अभी यूज करेगा, उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करेगा, उसके बाद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट में फिनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। और इसके लिए अभी क्या करेगा, थोड़ा एग्रीमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करेगा कभी कभी इंटरवीन करेगा विदाउट एनी इंटरवेंशन। अभी बोला है ना स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट्स में एंटर करेगा दैट इंटरनल ऑडिटर्स विल फॉलो विदाउट एनी इंटरवेंशन। और इंटरनल ऑडिटर्स को भी एक मेंटेन करना पड़ता है, क्यों? अभी पहले क्लास में भी हम सुना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। वो अभी इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इंटरनल ऑडिटर को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी इंटरनल ऑडिटर के साथ एग्रीमेंट क्या करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स, ये किया या नहीं किया करना है, इसलिए इसको
इसके साथ एग्रीमेंट्स भी बनाया जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन अल्टीमेटली क्या करना है, पूरा वो जो परफॉर्म किया है वो सारा को डॉक्यूमेंट करना है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ही हैज ऑब्टेन्ड एंड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, ये सारा डॉक्यूमेंट करना है। क्योंकि इसके बाद इंटरनल कंट्रोल रिव्यूज या एक्सक्यूज मी, इसके बाद क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल रिव्यूज, सॉरी क्वालिटी रिव्यूज होगा, इंटरनल क्वालिटी रिव्यूज होगा, पीर रिव्यू होगा। इसके लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन हमको यूज होगा, क्योंकि हम प्रूव कर सकते हैं हम कोई गलती नहीं किया। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अभी ये पूरा क्लियर हो गया ना आपको, समझ गए पूरा? कोई अभी क्या हो गया, अभी सेम केस आता है। ये क्या किया है, रिलाइड ऑन इंटरनल ऑडिटर वर्क। सो अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या कर रहे हैं, रिलाइड ऑन इंटरनल ऑडिटर वर्क। बाद में इसमें एक एलिगेशन आया है कि आपने काम ठीक से नहीं किया है, जिसकी वजह से आया है इंटरनल ऑडिटर काम में रिलाई होने की वजह से उसका कंट्रोल रिस्क कम मान लिया और ऑडिट प्रोसीजर्स भी टेस्ट बेसिस में किया। इसकी वजह से कोई ये है फ्रॉड्स है या एरर्स है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसकी वजह से ये नेग्लिजिबल कंसिडर किया। अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है नॉर्मली, ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज किया है वो रेस्पॉन्सिबल नॉर्मली आप बोलते हैं, बट वो केस नहीं होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में अल्टीमेटली ओपिनियन का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना है, ओपिनियन का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम एग्रीमेंट किया है ना इंटरनल ऑडिटर के साथ, हम आपका काम यूज कर रहे हैं, जो काम जो किया है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, वो इंटरनल ऑडिटर का काम है। बट अल्टीमेटली आप जब यूज किया है, आप टेस्ट करके ही यूज किया है ना, अपना आपका ड्यू केयर ड्यू डिलिजेंस सारा एक्सेस किया है, इसलिए अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जब ऑडिट एफएस में आपने एफएस में ओपिनियन एक्सप्रेस किया ट्रू एंड फेयर व्यू, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही लेना है। अभी ये डिस्कस किया, इवन इफ एक्सटर्नल ऑडिटर यूजेस द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर बेस्ड ऑन द परमिटेबिलिटी ऑफ द लॉ, ऑडिट ओपिनियन इज सोलरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटर्नल ऑडिटर का सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, एंड ही कैनॉट शिफ्ट द ब्लेम टू इंटरनल ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर्स के ऊपर ये ब्लेम नहीं शिफ्ट करे, वो नहीं किया है, ये सब ब्लेम तो शिफ्ट नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म भी नहीं कह, मतलब यू कैनॉट कंसिडर दिस, if you are shifting blame on someone else, you cannot consider this as professionalism. You have to exercise your due diligence, professional competence and due care. Then after you have decided that you can use his work, you can rely on his work, you cannot now shift blame to statutory auditors. And legal liability, अगर कोई material misstatements बाद में undetected हो गया on the reliance of internal auditors, who will be held liable? External auditor will be held liable. Courts accept the excuse, will accept, court will accept, हम अभी बोल रहे हैं ये प्रोफेशनलिज्म नहीं कहा जाता है, will court will accept that excuse, we have used the work of internal auditor, we have relied on them, we don't know anything about it, no court will accept. So based on that, no court will or law will accept that excuse. Or why it is important, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है, अल्टीमेटली इट इम्प्रूव्स ऑडिट क्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस। अगर आप ये सारा चेक नहीं किया है, उसे वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, वो सारा चेक नहीं किया है, तो ऑडिट क्वालिटी पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर वो मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहा है, आपने जब इवेल्युएट करते समय ब्लाइंडली यूज किया है विदाउट इवेल्युएटिंग ऑल दोस फैक्टर्स, देन ऑडिट का क्वालिटी क्या होगा, पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आप जो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो वो ओपिनियन ऑडिट रिस्क होगा उसमें। और whatever we have performed, auditor should evaluate, test internal auditors work before relying on it. So ये भी क्लियर हो गया आपका पूरा। अभी कल हमने डिस्कस किया ये 3 टॉपिक एक्चुअली, इसका
अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्मॉल चार्ट हम के लिए, मतलब इंटरनल ऑडिट क्यों, इंटरनल कंट्रोल क्या, इंटरनल अभी हम डिस्कस करते समय ही बोला है, इंटरनल ऑडिटर जो है, सॉरी इंटरनल कंट्रोल जो है उसका दो पार्ट्स होता है, एक इंटरनल चेक होता है, एक इंटरनल ऑडिट। ये क्या होता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, डिटेक्टिव कंट्रोल। ये तो एक्सेप्ट करते हो आप। अभी इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, जो काम पहले हुआ है उसको ऑडिट करते हैं। क्यों ऑडिट करते हैं, वो कॉम्प्लायंस चेक करते हैं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल कंप्लाई किया है या नहीं किया है। उसके साथ हम फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट करने में, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, कोई फ्रॉड करने के लिए नहीं किया है क्या, ये फ्रॉड्स एंड एरर्स डिटेक्ट करने के लिए करता है। सो आफ्टर इट इज डन, आफ्टर वर्क इज कंप्लीटेड, इंटरनल ऑडिट इज डन, और फ्रॉड्स एंड एरर्स डिटेक्ट करने के लिए करता है। और वर्क क्या होता है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली नहीं करता है, ये एडिशनली कर रहा है, स्पेशली कर रहा है, इसलिए इसको थोड़ा कॉस्ट इंकर करना पड़ता है इंटरनल ऑडिट करने के लिए। सो इट इज़ कॉस्टली, और अल्टीमेटली इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास जाता है। इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेक से एस्टेब्लिश, कंट्रोल में क्या ऑटोमेटिकली चेक से एस्टेब्लिश करते हैं, एक का काम दूसरों को जो उस प्रोसेस में नेक्स्ट लाइन में है वो रिव्यू करता है, ऐसे डिटरमाइन करता है। सो साइमल्टेनियसली इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है, काम करते करते ही कंट्रोल फॉलो करता है, कंट्रोल फॉलो करते करते ही उसका चेक हो जाता है, वर्क हो जाता है। सो इसके मतलब इंटरनल कंट्रोल्स पहले क्यों करते हैं, रिस्क एसेस करके एरर्स को प्रिवेंट करना है, फ्रॉड्स एंड एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए, एसेट्स को सेफगार्ड करने, वो सारा करने के लिए। सो टू प्रिवेंट फ्रॉड्स इंटरनल कंट्रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड। और नेक्स्ट क्या करते हैं, नॉर्मली वो कॉस्टली नहीं है अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आदमी ज़्यादा होता है, डिवीजन ऑफ वर्क भी कर सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट भी कर सकते हैं। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो कम आदमी होता है, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए ज़्यादा आदमी चाहिए होता है। अगर ज़्यादा आदमी को लिया है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कॉस्टली होता है, नॉर्मली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्टली नहीं है। हम ये भी करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही एक कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करता है। और कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल में क्या है कि अगर कंट्रोल्स अच्छा है तो हम ये भी करता है कि टाइमली रिपोर्ट अवेलेबिलिटी। सो जो भी है इंटरनल कंट्रोल में टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक बुलेटिन एमआईएस रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, वो सारा लोग यूज़ कर सकता है। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ द एमआईएस रिपोर्ट्स, एक सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करता है कि वो भी एक है टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रहा है तो उसमें कंट्रोल क्या है, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स। एक एमआईएस रिपोर्ट्स, बुलेटिन एमआईएस रिपोर्ट्स उस सिस्टम में हम इंक्लूड कर देता है, अवेलेबिलिटी ऑफ एमआईएस रिपोर्ट्स। जो सिस्टम हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम डिज़ाइन करता है उस सिस्टम में रेडीली अवेलेबल एमआईएस रिपोर्ट्स एक पार्ट बना देता है उसके। इंटरनल चेक में, इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल चेक डे टू डे रूटीन ट्रांजैक्शंस को हम ऐसे डिवाइड करता है कि एक का काम और एक नेक्स्ट पर्सन जो है वो रिव्यू करेगा, डबल चेक्ड, एक डबल चेक को इंप्लीमेंट करते हैं। नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल का पार्ट ही है, सो सेम डेफिनेशन इधर कैरी होगा, बट एट द टाइम ऑफ अकरेंस एंड एट द टाइम ऑफ डबल चेक्ड ट्वाइस। जो एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑपरेशनल पर्सन भी चेक करेगा, एट द टाइम रिकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग पर्सन भी चेक करेगा, दो बार चेकिंग होगा। ऑपरेशनल पर्सन जो है चेक करेगा क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क इंप्लीमेंट करता है, हम ऑपरेशन पर्सन जो है उसको रिपोर्टिंग का एक्सेस नहीं देगा, रिपोर्टिंग पर्सन जो है उसका ऑपरेशन। सो इधर एक पर्सन चेक करेगा, इधर एक पर्सन, डबल चेक होगा उसमें। और जो भी एम्प्लॉय है उसका नेक्स्ट कोरिलेटिंग पर्सन नेक्स्ट होता है ना, वो इसको चेक करता है, मतलब डबल चेक, उधर भी डबल चेक होता है। फिनेंस का मतलब उसका कोरिलेटिंग पर्सन अगर सेल हुआ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव चेक करेगा सारा अमाउंट आया है ना, उसके बाद फिनेंस एग्जीक्यूटिव जो है सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल एग्जीक्यूटिव होता है ना फिनेंस में, ट्रेड रिसीवेबल के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो लोग भी चेक करते हैं। और इंटरनल कंट्रोल्स, इधर क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल के पार्ट में है, मतलब इंटरनल चेक जो है इंटरनल कंट्रोल के पार्ट ही है। जो पर्सन्स के ऊपर ही डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, काम सेग्रीगेट होगा, वो सारा डिवीजन ऑफ वर्क होगा जो अवेलेबल पर्सन्स के अंदर ही होगा। सो इट डू नॉट एड एडिशनल कॉस्ट। जो भी सिस्टम डेवलप करेगा वो आदमी लोग के देख के ही करेगा, एडिशनल एम्प्लॉयज़ को हायर करना ये इधर नहीं होता है डिसीजन, में भी इंटरनल कंट्रोल में होगा।
मे भी मेरे हिसाब से ये भी अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्टली हो सकता है, नहीं तो उस तरीके से हम सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ता है। इंटरनल चेक जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा अलग से डिज़ाइन करना पड़ता है। एक ही अकाउंट पर्सन है, एक ही ऑपरेटिंग पर्सन है मान लो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को रिव्यू करेगा, ये सारा फाइनेंस एक्टिविटीज़, इधर भी डबल चेक हम इम्प्लीमेंट कर सकता है। बट एक ही आदमी का मतलब इधर एक आदमी इधर एक आदमी सिर्फ दोनों ऑपरेशंस देख रहा है। सिस्टम ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस वर्क एज रिपोर्ट, मतलब जो डे एंड में होता है ना, वो जो काम करता है वो सीनियर को उसका काम का डे टू डे क्या काम किया है वो रिपोर्ट दे के चले जाता है। वो रिपोर्ट को सीनियर रिव्यू कर सकते हैं, मतलब जो नेक्स्ट पर्सन मेरा सीनियर होगा, मैं एम्प्लॉय लेवल में काम कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट पर्सन मेरा सीनियर जो सीनियर एम्प्लॉय है उसको रिपोर्ट देता हूँ, सर इस दिन ये काम किया हूँ। वो बाद में नेक्स्ट दिन या उसको रिपोर्ट के हिसाब से वो चेक करेगा ये काम ठीक किया है या नहीं किया, एज पर कंट्रोल पॉलिसीज किया है या नहीं किया, चेक करेगा। ये सारा आपको क्लियर हो गया ना रिलेशन? कोई डाउट है तो आप एक बार देख लीजिए, आप पूछ सकते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। अभी तक हम ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट के बारे में बात किया है। ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट और रिस्क बेस्ड इंटरनल कंट्रोल का रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का मेजर डिफरेंस क्या होता है? अब सोचिए, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट और ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट का मेजर डिफरेंस क्या होता है? इंटरनल ऑडिट जो होता है पास्ट ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, नॉर्मली ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट जो हो गया उसका ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, कोई कंट्रोल लैप्सेस है तो उसको कंट्रोल देता है। सो अल्टीमेटली वो देता है कंट्रोल एश्योरेंस, कॉम्प्लायंस, मतलब लास्ट के साथ कॉम्प्लाई किया, फाइनेंशियल चेक्स जो है उसके साथ कॉम्प्लायंस किया, होने हो गया जो काम हो गया उसके। बट रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट वैसे नहीं करता है, जो एरिया एक सेलेक्ट करेगा उसको रिस्क आइडेंटिफाई करेगा। क्योंकि ये क्यों जरूरी है? नॉर्मली हम हमेशा बोलता है कि जो एनवायरनमेंट है या माइक्रो या मैक्रो, थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब पास्ट में जो एनवायरनमेंट होता है वो माइक्रो एनवायरनमेंट कहता है। ऑर्गेनाइजेशन बात होता है, ये अल्टीमेटली हर दिन चेंज होता है, कोई नया टेक्नोलॉजी आ सकता है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये अल्टीमेट चेंजिंग हो सकता है। जो ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट ये अल्टीमेटली डायनेमिकली चेंजिंग एनवायरमेंटल रिस्क को एड्रेस नहीं कर सकता है। बट हमारा जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है वो कंट्रोल एश्योरेंस ही देता है और एश्योरेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन तो एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मेंटेन करता है, बट ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट इसको ऑडिट नहीं करता है। बट जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है ना वो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करता है। उस हिसाब से आपको दो मिलता है, कंट्रोल एश्योरेंस मिलता है, क्योंकि रिस्क नथिंग बट रिस्क को ही हम कंट्रोल डिजाइन करते हैं। अल्टीमेटली आप रिस्क को चेक कर रहे हैं तो कंट्रोल को ही चेक करता है। सो रिस्क एंड कंट्रोल दोनों चेक हो जाता है, इसलिए आपको कंट्रोल एश्योरेंस ही मिलता है और एश्योरेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ये दोनों मिलता है। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है?
सो पहले क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड। वो रिस्क कितना ज़्यादा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ टॉलरेंस लेवल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी, अगर मान लो कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, वो सेल्स जो सेल्स होता है ना, पूरा जो सेल्स होता है, अगर मान लो हम 60% सेल्स कैप्चर किया है वो पूरा एरिया में, वो जो नया जो बाकी है जो कॉम्पिटिटर से 40% सेल्स ये किया है, कॉन्कर किया है 100% में। उस एरिया में जो 100% सेल्स हो रहे हैं, हम 60% कर रहे हैं, जो हमारा कॉम्पिटिटर से वो 40% कर रहे हैं। अभी जो नया कॉम्पिटिटर आया है वो इस 40% में ले रहा है। अगर नहीं है तो हम जब तक प्रॉफिटेबल रहेगा इस प्रोडक्ट में, तब तक हमको ये रिस्क नहीं माना जाता है। मतलब ज़्यादा देर तक, मतलब कुछ टॉलरेंस लिमिट लग के हम 15% तक इसको रिस्क नहीं करेगा। अगर 10% इंडस्ट्री डाइल्यूट होगा तो हमको कोई रिस्क नहीं लगेगा। बट अभी तक जो ले रहा है, कॉम्पिटिटर का सेल्स कम हो रहा है, हमारा सेल्स सेम ही रहा है, और कॉम्पिटिटर का सेल्स जो है वो 5% ऐसा बढ़ रहा है। सो अभी तक हमको रिस्क नहीं है, और इंडस्ट्री के हिसाब से हम 10% कंसिडर किया। जब तक हमारा 6 कम, मतलब 54 तक नहीं आता है, 54% तक हमको रिस्क नहीं है। इट इज कॉल्ड टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिस्क एपेटाइट ऑफ द एंटिटी। ये समझ गया ना, रिस्क एपेटाइट ऑफ द एंटिटी। जब तक इतना कम नहीं होता है तब तक ये 60 से 6% है ना, वो रिस्क टॉलरेंस है। ये 6% है हमारा रिस्क टॉलरेंस है, तब तक हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बट हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको एसेस करना है, कितना मैग्नीट्यूड कितना है, हाई लो मीडियम, वो मैग्नीट्यूड को एसेस करना है। उसके बाद हम क्या करना है, प्रोसेस इफेक्टिवली उसको प्रोसेस को ऑपरेट, अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, रिस्क मैनेजमेंट अभी रिस्क को आइडेंटिफाई करके एसेस किया है, उसको क्या करना है, मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस डिज़ाइन करता है, कंट्रोल सिस्टम्स होगा, वो कैसे करता है, क्या एसेस करके कंट्रोल्स डिज़ाइन करता है, वो कैसे सिस्टम में इंक्लूड कर देता है, वो सब प्रोसेस है। नेक्स्ट में देखते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये चेक करना है। नेक्स्ट हमको ये इंश्योर करना है, एक्चुअली पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। वो जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स है, रिस्क आइडेंटिफाई करके एसेस करना, फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली फंक्शन कर रहा है या नहीं, और जो भी उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो नया कंट्रोल जो प्लेस कर रहा है वो अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क एपेटाइट। जो हम कंट्रोल प्लेस करेगा वो कंट्रोल कितना तक काम करना है, वो 6% के अंदर रिस्क को रखने के लिए, वेदर द कंट्रोल डिजाइन्ड बाय अस इज इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क एपेटाइट, वो जो 6% के अंदर रखने के लिए वो सफिशिएंट है या नहीं, वो हम हमेशा चेक करना, मतलब रिव्यू करना पड़ता है। वो एक ऑब्जेक्टिव है। 3 ऑब्जेक्टिव हम करेगा, क्या क्या करेगा, रिस्क एसेस करेगा, आइडेंटिफाई करके एसेस करेगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑपरेटिंग इफेक्टिवली या नहीं चेक करेगा, और थर्ड वन है जो हम कंट्रोल डिजाइन किया है रिस्क के अगेंस्ट, वो इन लाइन विद द रिस्क एपेटाइट ऑफ द एंटिटी या नहीं, वो चेक करेगा। और उसके बाद रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का मतलब अल्टीमेटली ये क्या देना है, अभी ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारा गोल्स क्या है सेट किया है, हमारा प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मतलब प्रोसेस में क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, ऐसे हो सकता है शुड बी एबल टू कंक्लूड। ये सारा हम ऑडिट करने के बाद हम ये सारा ओपिनियन जैसा मान सकता है, ये सारा हम कंसिडर करना चाहिए, शुड बी एबल टू कंसिडर। पहले ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एग्जिस्ट है या नहीं, वो एग्जिस्ट है तो वो इफेक्टिवली फंक्शन कर रहा है या नहीं हम चेक करेगा, वो पहला सेकंड ऑब्जेक्टिव मान सकता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क जो रिस्क है हम उसको पहले आइडेंटिफाई करेगा, रिस्क टॉलरेंस लिमिट को जो क्रॉस कर रहा है। अभी एक सेकंड ना, पहले हम प्रोसेस एक्सप्लेन कर देते, बाद में ये प्रोसेस देखिए आपके बुक में है, थोड़ा इतना एक्सपेंड करने के बाद थोड़ा इसका ये कम हो गया। बुक में भी सेम प्रोसेस है। रिस्क बेस्ड ऑडिट कैसे करता है ये प्रोसेस चेक कर लेते हैं पहले।
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी डिस्कस किया हमारा 3 ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या है वो ऑब्जेक्टिव्स, हम उस हिसाब से हम हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करना है, क्राइटेरिया सेट करना है, मतलब ये क्या हमारा उसका इवेल्युएट करने का क्राइटेरिया क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, ये तीनों सेट करना है। उसके बाद क्या करना है, बिजनेस का सारा अंडरस्टैंडिंग लेना है, क्योंकि हम क्या करना है अभी रिस्क को आइडेंटिफाई करके एसेस करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का सारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी का सारा, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस प्रोसेस को सारा अंडरस्टैंडिंग लेना है। उसके बाद हम ऑडिट यूनिवर्स प्रिपेयर करना है, उस बिजनेस में क्या क्या एरियाज ऑडिट करना है। अगर मान लो कोई प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, सर्विस सेक्शन है, ये सारा है, हम पहले ऑडिट यूनिवर्स में सेलेक्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन इज रिस्की है, हम मान सकते हैं रिस्की, पहले इसको ऑडिट यूनिवर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में क्या क्या एरियाज है, उसमें क्या क्या, वो एक ऑडिट यूनिवर्स क्या क्या एरियाज ऑडिट करना है वो प्रिपेयर करेगा। उसके बाद हम एरियाज में क्या क्या रिस्क होगा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उस एरिया में क्या क्या रिस्क हो सकता है, उस प्रोसेस में क्या क्या रिस्क हो सकता है, ये आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करेगा। उसके बाद रिस्क को समराइज करना शुरू करेगा, मतलब कोई एक रिस्क है, हमको मान रहा है, हम वेरीफाई करने मतलब हम चेक करने के बाद, हम आइडेंटिफाई करने के बाद सारा रिस्क आ गया, ये एक रिस्क मान लो ये BC एग्जाम्पल, ये रिस्क है वो कंपनी के टॉलरेंस लिमिट के अंदर है, मतलब ये अभी प्रायोरिटी नहीं है हमको, क्योंकि ये टॉलरेंस लिमिट के अंदर है, रिस्क एप्टाइट के अंदर है। B रिस्क है वो टॉलरेंस लिमिट के बाहर है, इसको हम प्रायोरिटी देना है। ये टॉलरेंस लिमिट के बहुत बाहर है, ये बहुत रिस्की है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि ये अभी प्रायोरिटाइज करना है। समराइज करने के बाद जो जो रिस्क है वो समराइज करने के बाद ईच ऑडिट एरिया को क्या क्या रिस्क है, उस एरिया के बाद हम इसको रिस्क प्रायोरिटाइज करना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये फर्स्ट रैंक तो नहीं ले सकता इसको, अभी ये सी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमको इसको मिटिगेट करना है। सो रिस्क प्रायोरिटाइज एंड रेटिंग, सो रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रायोरिटाइज करना है, एंड रिस्क हैज़ टू बी कैटेगराइज्ड ऑडिट एरियाज के साथ। अभी रिस्क आइडेंटिफाई किया है ना ईच ऑडिट एरिया के साथ, अभी रिस्क को भी मतलब समराइज करना है, रिस्क को भी, कोई कोई एक रिस्क हो सकता है वो 3-4 ऑडिट एरियाज को अफेक्ट कर सकता है, उसको हिसाब से हम समराइज करना है, कैटेगराइज रिस्क एंड लिंक टू ऑडिट एरियाज। अभी तक क्या किया है, ऑडिट एरिया टू रिस्क किया है, अभी क्या कर रहे हैं, रिस्क टू ऑडिट एरिया कर रहा है, लिंकिंग रिवर्स लिंकिंग कर रहा है, समराइज कर रहा है। उसके बाद रिस्क को फिल्टर कर रहा है, उस हिसाब से हम अभी क्या क्या रिस्क है हमारे पास, जो टॉलरेंस लिमिट के मतलब अभी बोला है ना, जो रिस्क है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टॉलरेंस लिमिट के अंदर है तो उसको फिल्टर कर सकते हैं, हमको उसको अभी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फिल्टर हो गया है, इधर रेटिंग के हिसाब से इधर फिल्टर कर देते हैं। जो रिस्क है, जो रिस्क टॉलरेंस लिमिट का अंडर है उसको हम कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर है। उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट, हमारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट एक है जो उस रिस्क को प्रिवेंट कर सकता है या नहीं, वो ऐसा उस हिसाब से, मतलब अभी 100% मार्क्स दिया है उस रिस्क को, अभी कंट्रोल एनवायरनमेंट कंसिडर करने के बाद 60% मार्क्स ही दे सकता है। उसके बाद क्या हो गया, अभी BC, इसको ऑलरेडी हम 60% मार्क्स दिया है, मान लो कंसिडर करने के बाद, सॉरी मान लो इट इज C, इट इज B, अभी इसको 60 मार्क्स दिए इसलिए प्रायोरिटी नहीं कंसिडर किया, इसको प्रायोरिटी कंसिडर किया। उसके बाद क्या हुआ है कि इसको कंसिडर करने के बाद, कंट्रोल एनवायरनमेंट कंसिडर करने के बाद इसका 50 हो गया, इसका कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है, इसका AC 60 रहेगा। अभी प्रायोरिटी रिस्क क्या हो गया आपका, B, क्यों, इसका ज़्यादा रिस्की है अभी हमारा वेटेज के हिसाब से। अभी कंट्रोल एनवायरनमेंट एसेस किया है कितना तक हम, उसके बाद हम रेसिडुअल रिस्क को कंसिडर किया, कंट्रोल एनवायरनमेंट एसेस करने के बाद इसका रेसिडुअल रिस्क 50 है, इसका रेसिडुअल रिस्क 60 है। उसके बाद रेसिडुअल रिस्क रेसिंग कंसिडर करने के बाद हम अभी हमारा प्रायोरिटी के हिसाब से इसको भी देना है, क्योंकि ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, सॉरी ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, पहले इसको रिस्क रेटिंग देगा फर्स्ट रैंक मतलब सेकंड प्रायोरिटी, उस हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी मतलब रिस्क के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट डिटरमाइन करेगा, मतलब कितना बार इसको चेक करना है, इसको रिवैल्यूएट करना है,
अगर वो टॉलरेंस लिमिट का अंदर हो गया तो उसको क्लोज कर सकते हैं, रिस्क अभी रिस्क नहीं कंसिडर कर सकते। इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना है, ऑडिट करना है। ऑडिट क्यों करना है, अभी क्या करना है, हम उस रिस्क को कैसे मतलब हम मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, वो जानने के लिए ऑडिट करना है। मतलब क्या लैब्स है हमारे पास, क्या प्रोसेस लैब्स है या क्या कुछ लैब्स है, कुछ क्या प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के बाद उसको रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं। ये जानने के लिए हम एक ऑडिट करना है, ऑडिट प्लान डेवलप करना है, ऑडिट करना है, और उस हिसाब से ऑडिट प्लान को अप्रूवल लेके रिसोर्सेस एलोकेट कर ले, एंगेजमेंट शेड्यूल करना। एंगेजमेंट मतलब ऑडिट, हम बोला है ना, नॉर्मली फाइनेंशियल्स को ऑडिट करते हैं, अलग अलग एंगेजमेंट्स होता है डिफरेंट डिफरेंट, उसको एंगेजमेंट को शेड्यूल करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करना है। उस हिसाब से हम कुछ आउटपुट डिटरमाइन करना है, कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट इसको सेट करना है। उसके बाद कंटिन्यूसली इसको क्या करना है, रीअसेस करना है। रिस्क कुछ ज़्यादा हो गया, कंट्रोल एनवायरनमेंट या रिस्क को ज़्यादा, ऑडिट का टाइम भी हमारा प्लान को अपडेट करना पड़ता है एक्चुअली। ऑडिट करते समय भी रिस्क, हम अभी बोला है डायनेमिक है, ये सारा प्रोसेस करते समय भी थोड़ा लेट हो सकता है। उस टाइम में भी जब प्रोसीजर परफॉर्म करते समय भी आप इसको एसेस करना पड़ता है, अभी रिस्क क्या है, अभी कंट्रोल एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब दोनों कंसिडर करने के बाद कि आपको क्या मिलता है, रेसिडुअल रिस्क मिलता है, वो दोनों कंसिडर करना पड़ता है। एंड यू हैव टू अपडेट योर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स, उस हिसाब से आपको प्रोसीजर को भी चेंज करना पड़ता है ऑडिट करते समय। अभी आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ गया ना? अगर कुछ एक बार आप देखना है तो आपका टेक्स्ट बुक्स में है, आप थोड़ा समराइज कर लीजिए आपके हिसाब से। किसी एरिया पर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं नॉर्मली। अभी हमारा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करने के बाद हम क्या कंक्लूड करते हैं नॉर्मली, मतलब हमारा क्लोजिंग क्या है उसका। अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो एग्जिस्ट एंड इफेक्टिव है या नहीं, वो चेक करते हैं। अब अभी हम जो रिस्क है उसको कितना देर तक हम मिटिगेट कर रहे हैं, जो अनकंट्रोलेबल रिस्क है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा हम ऑडिट करके डिटरमाइन करते हैं। बाद में ऑडिट करने के बाद जो रिस्क है उसका सजेस्टिव प्लान, हम अभी बोला है इंटरनल ऑडिटर तक क्या देगा, रिस्क एसेस करने के बाद उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो सारा सजेशन उसका प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के हिसाब से। वो एक ही एरिया, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट नहीं करेगा, वो सारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिट करेगा, उसका सारा डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल कंट्रोल्स उसका नॉलेज में होगा। उस हिसाब से वो कोई एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस आपको डिटरमाइन करके देगा। और रिस्क में क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क को एसेस करते हैं, मतलब हम उतना प्रायोरिटाइज करके कंट्रोल एनवायरनमेंट देखे, हम सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करके एसेस करके प्रायोरिटाइज करेगा। उसके बाद controls are designed to mitigate risks to the acceptable level, whether the controls we are designed and whether controls we are planned, whether they are bringing the risk level to tolerable limits, risk appetite of the entity। वो चेक करने के बाद रिस्क एपेटाइट, इसके पहले क्या होना चाहिए, रिस्क एपेटाइट जो है वो सारा कंट्रोल, मतलब एक एक कंट्रोल को अलग अलग, मतलब क्या बोल सकते हैं, एंटिटी का एक एक एरिया को अलग अलग रिस्क एपेटाइट हो सकता है ना। अभी हम एक एग्जांपल लिया है कॉम्पिटिटर का,
उसको अलग अपडेट हो सकता है। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है उसका अलग रिस्क अपडेट हो सकता है। सो वो रिस्क अपडेट पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। कोई रिस्क आप देख रहा है, उसका उस एरिया का रिस्क अपडेट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा वो पहले डिटरमाइन होना चाहिए। एंड जो कंट्रोल्स हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो इट शुड बी अलाइंड विथ आवर कंट्रोल्स। अगर आप कंट्रोल एक डिटरमाइन किया है वो आपका रिस्क अपडेट के साथ अलाइन नहीं हुआ है, मतलब वो रिस्क को रिस्क अपडेट के अंदर नहीं लेके आ रहा है, तब वो रिस्क हमेशा रिस्क बन के रहेगा। कभी ना कभी आपको लॉस होगा उसकी वजह से। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क क्या होता है, आपका सिस्टम और मतलब टेक्नोलॉजिकल फेलियर है को भी होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट रिस्क तो प्रॉफिटेबिलिटी होगा, लॉस टू ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आर एम्बेडेड इन द ऑपरेशंस एंड नॉट जस्ट ऑन द पेपर। जो भी हम डिटरमाइन कर रहे हैं, अभी बोला है इंटरनल ऑडिटर को वो रिस्क एसेस करेगा, और वो बोला है कि हम ये कंट्रोल ऐसे मिटिगेट, ये रिस्क को ऐसे मिटिगेट कर सकते हैं। वो रिपोर्ट दिया है, हम रिपोर्ट एक लॉकर में मतलब लॉक करके रखा है। उस हिसाब से आपका रिस्क कम होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? रिस्क आप जो प्रोसेस उन्होंने बोला है वो आपका ऑपरेशंस में एम्बेड किया, जो प्रोसीजर्स या कंट्रोल्स उन्होंने बोला है वो आपको ऑपरेशंस में लेके आना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका रिस्क कम हो सकता है। मैनेजमेंट डिसीजन शुड बी रेस्पॉन्सिव करेक्टिव व्हेन रिस्क्स आर आइडेंटिफाइड। कभी एक रिस्क आइडेंटिफाई किया है मैनेजमेंट, वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा रिस्की है तो उसको रेस्पॉन्सिव एक्शन लेना पड़ेगा, उसको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, कैसे करेक्ट कर सकता है। और मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ये भी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को कंटिन्यूस, वेदर ऑल द रिस्क दैट हैव बीन ऑडिट किया है वो सारा रिस्क जो है वो विद इन कंट्रोल है या नहीं, सारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा रिस्क को। अगर नहीं है तो हमको, अगर रिस्क बढ़ गया, हम आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके बाद क्या हुआ, हम मॉनिटरिंग में फेल किया। अगर अभी क्या किया, पूरा सेट किया, कंट्रोल सेट किया, कभी कभी हम ही बोला है एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, उस हिसाब से कंट्रोल्स भी चेंज करना पड़ता है। नहीं तो मॉनिटरिंग किया है, हम जो कंट्रोल सेट किया है वो अलाइन नहीं किया, मतलब रिस्क को आपका एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से अब रिस्क पर एप्टाइट के अंदर नहीं लिया है, अब इसको मॉनिटर नहीं किया है, तो आपका कैसे पता चलेगा वो रिस्क है, वो अभी अनकंट्रोल्ड रह गया है। तो इसीलिए हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को कंटिन्यूस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। वो एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो। कैसे कुछ प्रिपेयर कर रहा है या नहीं, स्टार्ट किया है प्रिपरेशन? अभी शेड्यूल नहीं, आपको जो टाइम है, मान लो अभी 3 मंथ्स है दिसंबर के लिए, दिसंबर मान लो 3 मंथ्स है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब जितना सोचेगा ना क्लास खत्म करते उतना टाइम आपका पास में आ जाएगा। अब थोड़ा टाइम निकाल के आपका सब्जेक्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा अगर पास होना चाहता तो। अभी टाइम नहीं है तो अभी अभी बोला है, कोई अल्टीमेट गोल है आपका, अगर अभी से प्लान नहीं करके उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आपको गोल अचीव करने लास्ट में आपको हड़बड़ी होगा, मतलब आपको फाइनली ज़्यादा सिलेबस होगा, टाइम कम मिलेगा। इसलिए आप अभी से प्रायोरिटाइज करके जो भी आपके पास चैप्टर, अभी अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, जो भी आप एक चैप्टर हुआ है, आप एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करके रखने के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि जब एट द एंड ऑफ द कोचिंग आप बुक्स ओपन करेगा ना, सब न्यू लगेगा आपको। अभी जो क्लास सुना है इसको अगर नहीं कंसिडर किया है, आपको बाद में जो भी बुक्स ओपन करेगा आप नया नया डाउट्स आना शुरू करेगा, हम ये क्लास सुना है या नहीं, ये सारा डाउट्स आएगा। इसलिए आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा, अगर आपका टाइम के हिसाब से जो क्लास हुआ है उसको प्लान करके कंप्लीट कर दीजिए। जो आपका कॉलेज का टाइम में ब्रेक्स है उसमें थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करने से आपको लास्ट में थोड़ा रिवीजन को टाइम मिलेगा। एक्चुअली जो रिवीजन है वही आपको हेल्प करता है, पहली बार पढ़ने से आपको याद नहीं रहता है। जो भी आप एक बार या 2 बार रिवीजन करना है उसको टाइम चाहिए एक्चुअली, एंड ऑफ द प्रिपरेशन। इसलिए पहले से आप कवर करने से आपको लास्ट में रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा।
आप जो भी आपका प्लान, आप थियरी में ग्रेट, मतलब आपको थियरी अच्छे से आता है, थियरी प्लान कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। अभी अगर आपको प्रॉब्लमेटिक अच्छा अच्छे से आता है, प्रॉब्लमेटिक से कोई थियरी भी सीखता है, ऐसे अल्टरनेटिव्स भी होता है। कोई कोई क्या होता है, प्रॉब्लम करते करते उन लोग को थियरी समझ में आ जाता है। कुछ लोग प्रॉब्लम मतलब थियरी पढ़ के फिर प्रॉब्लम को समझ, मतलब कैसे करना है, ये दोनों तरीके से आप कोशिश करके आप अभी से आपका रिस्क को कम कीजिए फाइनल का। अगर थियरी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको शॉर्ट नोट्स अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना लीजिए। वर्डिंग थोड़ा मेंटेन करके अपने हिसाब से, अगर वर्डिंग मेंटेन किया है तो, अगर आप एक सेंटेंस को पढ़ा है, आप थोड़ा समझते हैं ना, अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दीजिए। जो मेन वर्ड होता है, अभी बोला है रिस्क, रिस्क नहीं तो मैनेजमेंट कंट्रोल, थोड़ा वर्ड्स होता है, उसको आप उस सेंटेंस में इंक्लूड करके एक अच्छे से नोट्स बना के, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट आपको अल्टीमेटली जब लास्ट दिन पढ़ते हैं ना, आप अपना तरीके से नोट्स बनाए, इसलिए सारा इजी हो जाता है। उसको पढ़ते समय आप अपना अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग मतलब माइंड को इजीली रिवाइज हो जाता है, मतलब वायरिंग होता है माइंड ब्रेन में। आप जो रिवाइज करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर देते हैं आपको। अभी ये एडवांटेजेस रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट ऑडिट में, ये अभी बोला है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कंसिस्टेंसी, continuous monitoring consistency and approach is same for all risks, flexible when change। मतलब ये कैसा होना चाहिए कि रिस्क हम डिटरमाइन किया है ना, हम जो रिस्क स्ट्रैटेजी है वो कभी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि रिस्क चेंज होने के टाइम में हम इसको चेंज कर, व्हेन थिंग्स चेंज इसको भी चेंज कर सकते हैं हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को, ऐसे हम इसको। और कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड सेम अप्रोच फॉर द रिस्क, यूनिफॉर्म अप्रोच फॉलो करना है। वो जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है वो ऐसे डिज़ाइन करना है, वो फ्लेक्सिबल टू चेंज है, जो चेंज होगा उस हिसाब से हम चेंज करना पड़ेगा। उस हिसाब से हम पहले ही सोच के जो जो रिस्क आ सकते हैं उस हिसाब से हमारा स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करने से बहुत एडवांटेजेस होगा हमको। और ट्रांसपेरेंसी है, अभी हम जो भी रिस्क है वो मतलब क्लियरली कम्युनिकेट करता है, हमारे पास ये रिस्क है, इसके लिए ये कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना है। सारा को भी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करने से अगर ऐसे सिचुएशन आ गया तो हम प्रिवेंट करने में हमको ट्रांसपेरेंसी है, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन, सारा को पता चलना है जो क्या हो रहा है, रिस्क क्या आ रहा है, हमारा कंपनी कैसे है, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सारा अगर ट्रांसपेरेंट है तो मतलब ज़्यादा लोग को पता चलने से रिस्क को इजीली मिटिगेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। और स्पेसिफिसिटी, वेर एवर अल्टीमेटली हम कैसे कर रहे हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से हमारा रिस्क को कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा तो कच्चा होता है, इसलिए वो मनी इन्वेस्ट करते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करने हैं, रिस्क प्रायोरिटी के हिसाब से हम पहले जो प्रायोरिटी रिस्क है उसको पहले मिटिगेट कर देते हैं, उस हिसाब से हम मनी को भी ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी स्पेसिफिसिटी, जो हमारा एफर्ट्स या मनी चाहिए उसको प्रायोरिटी के हिसाब से हम कम कर रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिकली प्रायोरिटाइज्ड रिस्क को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो 3 पॉइंट्स है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अभी ये आपको समझने के लिए एक्चुअली ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल ऑडिट एंड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ट्रेडिशनल ऑडिट क्या होता है कि अभी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा एरियाज होता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सर्विस, सारा एक ही टाइम ऑडिट में नहीं होगा, इसलिए कुछ साइकिल, 3 ईयर्स साइकिल ऐसा कुछ डिटरमाइन करेगा। 3 ईयर्स में नॉर्मली एक मतलब इंटरनल ऑडिट कंपनीज एक्ट में जो बोला है, नॉर्मली जो एंटिटीज है 3 ईयर्स में सारा कंट्रोल्स को कवर करना है ऑडिट करते समय, वो सारा एरियाज को 3 ईयर्स में कवर करने ऐसा प्लान करेगा, एक्सेप्ट फाइनेंशियल एरियाज, बिकॉज फाइनेंशियल एरियाज में रिस्क ज़्यादा होता है, हर बार करना है। ये ऑडिट साइकिल ऐसे डिटरमाइन करता है 3 ईयर्स में सारा एरियाज कवर हो जाएगा। सो जो भी एरिया चेक करेगा वो बेस्ड ऑन द ऑडिट साइकिल चेक करेगा, इस ऑडिट साइकिल में कौन सा एरियाज ऑडिट करना है, वो प्रायर डिटर्मिनेशन होता है ऑडिटर के लिए, उस एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक प्रायर इन्फॉर्मेशन होता है, उस हिसाब से ऑडिट प्लान बना देता है, इस साल में ये एरियाज कवर करना है, नेक्स्ट ईयर में ये एरियाज, थर्ड ईयर में ये एरियाज, उस हिसाब से हम
फिक्स्ड ऑडिट साइकिल फिक्स्ड होता है, उस हिसाब से हम एरियाज चेक करते हैं। बट इधर क्या होता है, हम रिस्क इवेल्युएशन हर बार, रिस्क मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी जो है, हम रिस्क को इवेल्युएट करते हैं, उस हिसाब से हम एरियाज आइडेंटिफाई, मतलब एरियाज आइडेंटिफाई करके रिस्क चेक करने के बाद उसका जो प्रायोरिटी एरियाज है उसको ज़्यादा पहले चेक करता है। मतलब अभी लास्ट टाइम ऑडिट करते समय एक ट्रेड रिसीवेबल्स एरिया आया है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस चाहिए। अभी जो ऑडिट कर रहा है ट्रेड पेबल्स एरिया आया है, कोई भी एरिया आ सकता है, टेक्नोलॉजी आया है। अब कवरेज ऑफ रिस्क अभी बोला है, इंपॉर्टेंट रिस्क अभी प्लान में बोला है, एरिया को कवर करता है हम। अगर एरिया में कोई इंपॉर्टेंट रिस्क हो सकते हैं अलग, मतलब वो हम कंसिडर नहीं, मतलब हम रिस्क के हिसाब से काम नहीं कर रहे, जो ऑडिट प्लान के हिसाब से एरियाज कवर करना है उस हिसाब से कर रहे हैं। जो अलग एरिया में जो इंपॉर्टेंट रिस्क जो प्रायोरिटी है वो अभी हम कंसिडर नहीं हो सकता है, हमारे हिसाब से नहीं कंसिडर होगा, जो मिस्ड इन द प्लान। इंश्योर इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क एंड रिव्यूड मैनेजमेंट और प्रॉपरली। इधर क्या करता है, पहले रिस्क से ही स्टार्ट करते हैं। सो सारा जो रिस्क है वो रिव्यूड प्रॉपरली एंड मैनेज्ड प्रॉपरली है। फोकस अभी बोला है, फोकस इधर क्या करते हैं, कंट्रोल लैप्सेस को चेक करते हैं, फ्रॉड्स एंड एरर्स को होता है, लुक्स फॉर मिस्टेक्स, एरर्स, गैप्स इन कंट्रोल्स, कंट्रोल लैप्सेस, नॉन कॉम्प्लायंस विथ रूल्स। इधर क्या करते हैं, लुक्स एट रिस्क्स, जो रिस्क है वेदर दे आर इग्नोर्ड और ओवर कंट्रोल। क्या होगा ओवर कंट्रोल से, क्या होगा, अब अपना फाइनेंशियल ब्रेन से सोचिए, कोई रिस्क को हम ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, उसका क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, वही आपको एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अगर कोई रिस्क है वो भी हमको लॉस है, वो भी कंसिडर करना है। अगर कोई रिस्क ओवर कंट्रोल हो रहा है तो हम ज़्यादा उसको इन्वेस्टमेंट या मैन पावर को यूज़ कर रहा है, वो भी लॉस हो सकता है। यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, इधर तो प्रायोरिटाइज करके कर रहा है, सो इफेक्टिव यूज़ होगा रिसोर्सेस को, सो फोकस्ड मेनली ऑन हाई रिस्क एरियाज। बट इधर ऐसा नहीं है, ऑडिट प्लान के हिसाब से चलता है। सो जो इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेस है वो लो रिस्क एरियाज में भी हो सकता है, हाई रिस्क में भी हो सकते हैं, जैसे हम ऑल एरियाज इवन ऑन लो रिस्क एरियाज। रिस्क मैपिंग, इधर तो रिस्क के हिसाब से आइडेंटिफाई क्लियरली, ऑडिट वर्क इज नॉट लिंक्ड टू रिस्क। बट इधर जो पूरा वह ऑडिट वर्क डिटरमाइन होगा किस बेसिस में होगा, रिस्क बेसिस में होगा। हम कैसे प्लान कर रहे हैं, इसके बाद जो चैप्टर होगा उस हिसाब से हम एमसीक्यू से एक क्लास में डील करेगा, ताकि हमको एक रिवीजन जैसा होगा। 3 चैप्टर्स में, इसके बाद हम कंपनी ऑडिट स्टार्ट करते हैं ना, उसके बीच में एक क्लास डिटरमाइन करके आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर पढ़ के आने से आपको जब बिट्स सॉल्व करते समय आपको थोड़ा इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। जो बिट्स आप ही आंसर कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा ऐसे। इसलिए हम जो बिट्स पेपर, मतलब हम जो बिट्स का एनालिसिस करते हैं ना, वो पहले ग्रुप में शेयर कर देते हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा उसको प्रिपेयर करके आने से आपको भी टाइम मिल जाता है। डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या बिट्स है, कैसे उसका आंसर डिटरमाइन किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अभी आपको बात से पता चल रहा है कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स, अभी तक इंटरनल कंट्रोल से बात किया है। इंटरनल कंट्रोल्स में भी फिनेंशियल रिलेटेड होगा, नॉन फिनेंशियल रिलेटेड होगा। अभी बोला है जो कंट्रोल है एम्प्लॉयज टाइम में आना है, ये फिनेंशियल कंट्रोल है क्या? नो, ये थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज कंडक्ट करने के लिए ये एक कंट्रोल है, एम्प्लॉयज टाइम में आना है। और कोई एग्जांपल आप बोलिए फिनेंशियल कंट्रोल नहीं है, क्या हो सकता है? सेफ्टी, जब इंडस्ट्री एरियाज में जाएगा उन लोग आपको सेफ्टी के साथ विदाउट हेलमेट या रूल्स लगाएगा, क्योंकि वो अगर कोई एक्सीडेंट्स होने से बचाने के लिए वो इंटरनल कंट्रोल्स लगा होगा है। कोई एक मॉनिटरिंग सिस्टम्स रहेगा, सीसी कैमरास रहेगा, उधर से देख के आपको आइडेंटिफाई करके बाहर बुलाएगा, आप हेलमेट नहीं पहना है ऐसा। ये सारा अभी इंटरनल कंट्रोल्स का पार्ट ही है, बट दे आर नॉट फिनेंशियल कंट्रोल्स।
अभी क्या होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब सेक्शन 134 डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का कुछ सारा लाइंस होता है, डायरेक्टर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल किया है या नहीं किया है, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में मेंशन करना था। ये क्या इम्पोर्टेंट है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में भी उन लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एक लिखना पड़ेगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे मेंटेन कर रहा है, या एग्जिस्ट है या नहीं, वो एडिक्वेट है या नहीं, फंक्शनिंग इफेक्टिवली है या नहीं, वो सारा उन लोग वेरीफाई करता है ना। उन लोग भी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करके वेरीफाई करता है सारा कंपनीज, उस हिसाब से डायरेक्टर्स भी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन 134 में, ये पॉइंट है 134(5) डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का सेक्शन है। ओके, उसमें क्या बोलता है आईएफसी क्या है कि ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी, ये सारा इंटरनल कंट्रोल, मतलब ये फाइनेंशियल रिलेटेड है बट ये इंटरनल कंट्रोल है, इसलिए सारा इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट्स भी कवर हो जाता है। ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अडहेरेंस टू company policy, safeguarding of assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of accounting records, timely preparation of reliable financial information, ये सारा इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव्स भी है। उधर सॉरी 315 उधर देखा इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन एज पर 315 क्या है, उस हिसाब से इधर भी सेम डेफिनेशन आईएफसी का सेम डेफिनेशन है, बट इधर एक मिस किया है कि कॉम्प्लायंस विथ लॉस एंड रेगुलेशंस भी इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है, बट इधर इंटरनल कॉम्प्लायंस विथ लॉस एंड रेगुलेशंस तो बोला नहीं है, ये डेफिनेशन में कवर नहीं किया है। अभी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अभी समझ गया ना, फाइनेंशियल कंट्रोल्स मतलब जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब अभी बोला है सेल इनवॉइसेस, सेल इनवॉइस में फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, बट सेल अच्छे क्वालिटी का गुड सेल करना है, वो फाइनेंशियल को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस कंट्रोल को आईएफसी में कवर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी बोला है देयर आर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग आईएफसी रिपोर्टिंग whether internal financial controls are implemented or being director responsibility statement में must clearly state the directors whether IFCs are laid down adequate and operating effectively, whether they have implemented internal financial controls, whether they are adequate, whether they are sufficient and whether they are ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ये तीनों चीज़ के ऊपर मैनेजमेंट डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और कुछ लिस्टेड एंटिटीज अनलिस्टेड एंटिटीज के लिए भी कवर किया है। ऑडिटर 143(3)(1) ये कंपनीज एक्ट का सेक्शंस है, जब कवर करते समय 143(3) मतलब ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स में ऑडिटर ने कुछ चीज़ें में रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको ऑडिट रिपोर्ट देता है ना, ऑडिट रिपोर्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स चेक किया है, वो एडिक्वेट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, इसमें ऑडिटर रिपोर्ट देना पड़ता है 143(3)(1) में। और रूल 85 अंडर कंपनीज एक्ट इधर डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में इंक्लूड करना है एडिक्वेसी आईएफसी विथ रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विथ मतलब आईएफसी विथ रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो अलग चीज़ है, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल्स अभी बोला है बहुत सारा प्रोसेस के ऊपर होता है, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एक है। फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत सारा प्रोसेस में होता है, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एक है। वो अगर इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो ऑडिटर उसको कवर करेगा। ऑडिटर सारा ऑपरेशंस को नहीं करेगा। अगर ऑडिटर ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही सारा ऑपरेशंस कवर कर रहे हैं तो इंटरनल ऑडिट का जरूरत ही क्या होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर में लिमिटेशंस है ना, टाइम बेस्ड ऑडिट करना है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट करना है, ये सारे लिमिटेशंस कवर करने के लिए बहुत बिग एंटिटीज को कैसे कवर करेगा। सारा ट्रांजैक्शन मतलब सारा एरियाज में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है, मतलब उस एरिया में जो कंट्रोल्स है वो ट्रू एंड फेयर, मतलब जो कंट्रोल्स है वो दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ही हैज सैटिस्फाइड, ही इज एस्टैब्लिशिंग रिलायंस ऑन दोज ऑर्गेनाइजेशन अबाउट दोज कंट्रोल्स, ही कैनॉट डू दिस। इसलिए ऑडिटर जो है जो इंटरनल आईएफसी सिस्टम में रिपोर्ट करेगा वो सी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल्स होता है ना उसके ऊपर ही करता है। डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक पॉइंट इंक्लूड करना है एडिक्वेसी ऑफ आईएससी विथ रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो रिलेटेड कंट्रोल्स है, उसके ऊपर भी डायरेक्टर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट एज पर रूल 858।
फॉर कंपनीज हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑपरेशनल वर्क में इन्वॉल्व नहीं होगा, अभी बोला है दो चार्जेस करना, उसका एक पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द एंटिटी, दे आर अपॉइंटेड टू ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा है वो उसको मतलब प्रोसेस चेक करने के लिए अपॉइंट किया है, मतलब जो चीज़ें बिग ट्रांजैक्शंस होता है ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अप्रूवल से ही चलता है। एक कमिटी होता है ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इधर हाफ और डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, जो चेयरमैन है उस हिसाब से हाफ और 1/3 उस हिसाब से डिटरमाइन करता है, सॉरी 2/3, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होगा ऑडिट कमिटी। उस कमिटी क्या करेगा, मतलब सारा ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा उसके अप्रूवल देखता है, मतलब जो ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, मैं आपको पहचानता हूँ, आपको कम प्राइस में बेच सकता हूँ ना, जो ट्रांजैक्शन जो सारा जो भी है उसका ऑडिट कमिटी का अप्रूवल बिना अप्रूवल के बाहर नहीं आता है, मतलब अप्रूव होके कंपनी का पावर नहीं होता है उसको करने के लिए, ये सारा उसका अप्रूवल होता है। कुछ लिमिट्स होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानने के लिए, 10% ऑफ टर्नओवर, 5% ऐसा कुछ होता है। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या करना है, दे हैव टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इंटीग्रिटी मतलब कोई उसको टैम्पर नहीं कर रहा है, वो जो फंक्शनिंग है उसको ओवरराइड नहीं कर रहा है। इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इंश्योर फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स आर रोबस्ट, मतलब दे आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली, दे आर मिटिगेटिंग ऑल द रिस्क। ये खुद को सेटिस्फाई करके उन लोग रिपोर्ट देना है, जो मेजरली लिस्टेड कंपनीज अनलिस्टेड कंपनीज का ही होता है ऑडिट कमिटी। ऑडिट ऑल एंटिटीज, आई थिंक एक सेकंड ना, ओनली लिस्टेड कंपनीज विल हैव ऑडिट कमिटी एक्चुअली, एक बार चेक करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है। सो एवरी लिस्टेड कंपनीज बोल रहे हैं, so only listed companies will have audit committee, so audit committee, so for all entities having audit committee। अभी बोला है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, 149(7) में कुछ हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हिसाब से वो सेटिस्फाई करके रिपोर्ट देना है। हम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को किसी इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट से टेस्ट किया है, वो अभी functioning effectively, ensure financial controls are robust and risk management systems are robust। ऑडिट कमिटी भी क्या करना है, वो रिव्यू करना है इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे है, कमेंट्स अबाउट ऑडिटर्स। ये क्या करता है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आता है ना, अभी बोला है टीसीडब्ल्यू को देता है, टीसीडब्ल्यू मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी हो सकता है, वो रिव्यू करते समय कोई लैप्सेस है क्या वो डिस्कस करेगा उसके साथ, कोई लैब्स दोनों स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर को साथ बैठ के बात करता है, कोई लैप्सेस है क्या, कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर एंड डिस्कस रिलेटेड इश्यूज विद ऑडिटर, और कोई इश्यूज है क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में एंड विद द मैनेजमेंट। सो ही इज बिटवीन दोज टू अंडरस्टैंड वेदर मैनेजमेंट इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली और नॉट। ये क्यों है, ट्रस्ट बिल्ड करने के मैनेजमेंट के ऊपर शेयर होल्डर्स या एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ एफएस को, इन लोग इसको अपॉइंट करेगा नॉर्मली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नॉर्मली, मान लो उन लोग नहीं अपॉइंट करेगा, एक्चुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक लिस्ट ऑफ ये होता है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है गवर्नमेंट एमसीए पोर्टल में, वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से आता है एक्चुअली। शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट बिल्ड करने में इन लोग डिस्कस करके पूरा इसको रिजॉल्व करेगा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को। अभी अगर कोई देख, एक बार ये भी कवर कर देता हूँ, एक बार पूरा स्लाइड आप देख लीजिए। इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, डिफरेंस क्या है अभी बोला है। ये तो सेफगार्डिंग एसेट्स पूरा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों कवर कर देते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओनली स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस,
ओनली फाइनेंशियल आइटम्स अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उस कंट्रोल्स को ही आईएफसी में कवर करते हैं. स्कोप वेरी वाइड बिकॉज इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल ऑपरेशन. ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्प्लायंस अभी बोला है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक, ऑपरेशनल सेफ्टी बोला है, कॉम्प्लायंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस. फिनेंशियल भी कवर कर देते, बट इधर ओनली फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल. whether financial reporting process is accuracy, reliable and prepared accounts, prevention of frauds and errors in the financial area. financial transactions के ऊपर ही IFC कंसिडर कर देते हैं. टू अचीव एफिशिएंसी, इधर हमारा इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने का क्या है कि compliance with policies and procedures, achieve efficiency, effectiveness, safeguard assets, compliance with policies. इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करना है. कोई ट्रांजैक्शंस है उसमें फ्रॉड्स एंड एरर्स हुआ है, उसमें कंट्रोल सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करेगा. आईएफसी अगर नहीं है तो, अगर आईएफसी इज फंक्शनिंग इनअप्रोप्रिएटली, एडिक्वेटली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो रिलायबल नहीं होगा. इसलिए ट्रू एंड फेयर व्यू करने के लिए ये फाइनेंशियल कंट्रोल टेस्टिंग, आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टेस्टिंग चलता है नॉर्मल. अब मैक्सिमम ये बिल्ड करने को चाहता है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट में टेस्ट करता है ना, वो सिर्फ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर ही चलता है. ओके, ऑपरेशनल कंट्रोल्स वो सारा कंसिडर नहीं करता है. इसलिए पहले ऑडिट डेफिनेशन बोलते समय जो ऑडिटर ओपिनियन होता है वो दो चीज़ में एक्सप्रेस ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता है. क्या? एक गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटी, मतलब अभी एंटिटी का प्रॉफिटेबिलिटी में ये ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है ना, आप वो नहीं मान सकता है कि ये एंटिटी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूरा साल. मतलब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन में, उसमें ही हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं दैट इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर द एंटिटी विल एग्जिस्ट. वी आर नॉट सेइंग दैट next after next 10 years also the entity will exist. We are just saying that as of now, based on the circumstances as of now, the auditor is expressing opinion on going concern that the entity will exist in the next year also. अगर वो एक है ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन और नॉट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर वाइबिलिटी ऑफ द एंटिटी, जस्ट नेक्स्ट ईयर ओनली. अगर नेक्स्ट ईयर एंटिटी एग्जिस्ट है तो यू कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल्स ऑन गोइंग कंसर्न. अगर यू आर सेटिंग ऑन द नेक्स्ट ईयर यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स ऑन रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस. ओके, इसलिए गोइंग कंसर्न एजम्पशन अगर यूज कर रहे हैं तो ऑडिटर उसको भी टेस्ट करना पड़ता है वेदर द एंटिटी विल एग्जिस्ट इन द नेक्स्ट ईयर. और एक है क्या है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस. दे आर नॉट, अगर प्रॉफिट किया है ऑर्गेनाइजेशन आज, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग ऑन ओपिनियन दैट हाउ इफेक्टिवली द मैनेजमेंट हैज परफॉर्म्ड इन द current year. Auditor opinion, statutory auditor opinion does not mean that management has conducted its operations with effectiveness and efficiency. इसके लिए अलग ऑडिट होता है, वो मैनेजमेंट ऑडिट है. अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ओपिनियन ये कवर नहीं करता है, इसलिए हम वो बोल रहे हैं. अभी पूरा स्लाइड आप एक बार देख लीजिए. हम नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा. सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. एसेट्स मतलब फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है उसमें, आप समझ लीजिए. अगर नहीं है तो फाइनेंशियल लॉस. अगर कोई इसको एसेट, आप मान लो कैश भी एसेट है, अगर कोई एसेट है मशीनरी या कोई पार्ट इन्वेंट्री, कोई वो ही हो सकता है, इन्वेंट्री लेके गए आपको, अल्टीमेटली वो लीड्स टू फाइनेंशियल लॉस है. आप समझ सकते हैं ना, इसलिए सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स इंक्लूड किया गया है. ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट्स मतलब आप नॉट ओनली फिक्स्ड एसेट्स, देर आर ऑल्सो रिसीवेबल्स, देर आर ऑल्सो लोन्स गिवन. इस सारा में अगर कोई फ्रॉड किया है और कोई कंट्रोल नहीं है, अगर कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, वो सारा चीज़ अगर आप नहीं देख रहे, कंट्रोल मतलब मॉनिटरिंग नहीं है उसमें, आपको लॉस हो सकता है ना. इसलिए इस डेफिनेशन में आप वो कंसिडर कर सकते हैं एसेट्स मतलब.
ओके, ये आप आई थिंक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप फास्टली, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या क्या बेनिफिट्स आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से, अभी बोला है। कंट्रोल रहने से मैनेजमेंट को क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगा। कंट्रोल क्यों, मतलब जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा है कोई भी पॉलिसी, उन लोग से नीचे आ जाता है, पहले वो अकाउंटेबिलिटी मान के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेगा। आईएफसी कंट्रोल पे भी है, पहले सीनियर मैनेजमेंट के अकाउंटेबिलिटी से ही चलता है। और बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी ओवरसेट, अभी बोला है इंटरनल फाइनेंशियल कमेटी में, मतलब उसमें उन लोग ओपिनियन है उसका क्या उसका जो टेस्टिंग है उसके ऊपर एडिक्वेट है या नहीं, बोर्ड मतलब मैनेजमेंट एक्सप्रेस करना है, ऑडिट कमेटी भी उसके पास डिस्कस करके या आईएफसी ओपिनियन, आईएफसी कंट्रोल जो है वो फंक्शनिंग एडिक्वेट इफेक्टिवली है या नहीं वो एक्सप्रेस करना है। और इधर भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट को जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है वो टॉप से आता है, अभी बोला है। इसलिए जो अगर इधर अकाउंटेबल मतलब ये सीरियसली ले रहा है तो ये भी सीरियसली लेगा। टॉप मैनेजमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, उस जो भी रिस्क है उसको कंट्रोल करना है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। टिकल डाउन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इधर से इधर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर होगा टॉप मैनेजमेंट से। प्रमोट्स कल्चर ऑफ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, अभी बोला है कंट्रोल जो भी है रिस्क या कुछ वो ट्रांसपेरेंसी मतलब इम्प्लीमेंट करेगा। जो भी ट्रांजैक्शंस है वो मतलब ओपनली डिस्क्लोज होगा, जो भी आप कर रहे हैं हम चेक करते हैं, मतलब जो भी आपका काम है हमको ट्रांसपेरेंटली दिखता रहेगा, हमारा काम जो है ऊपर टॉप मैनेजमेंट जो है उसको दिखेगा। इसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी इम्प्रूव्ड कंट्रोल्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देता है, चेक कर रहा है, ताकि कोई लैप्सेस है तो हम उसको इम्प्रूव करके कर दे। इम्प्रूव्ड कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका फाइनेंशियल कंट्रोल्स अच्छा है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। मोर ऑडिट्स, मेकिंग ऑडिट्स मोर कॉम्प्रहेंसिव, क्योंकि अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो मतलब रिस्क ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए कंट्रोल ठीक करने में ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट करते हैं, ठीक है या नहीं वो डिटरमाइन करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट बेनिफिट्स, फ्रेश इंडिपेंडेंस लुक एट एवरी की प्रोसेस, अभी हर समय कैसे देखता है ये प्रोसेस है हमको पता है इसमें कोई रिस्क है, ऐसा नहीं देखता है। जब भी रोटेशन के हिसाब से नया ऑडिटर आता है, नया ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है, जो वो इंडिपेंडेंट मतलब फ्रेश लुक से देखता है की प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस है उसके लिए, क्योंकि हर साल उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है। एवरी ईयर ही विल ऑडिट, एवरी ईयर ही हैव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन आईएफसी फंक्शनिंग। सो इफ ही इज कमिंग ऑडिट to this year, he will also come in the next year. If he comes in the next year, he will consider freshly whether there are any changes in the area or so fresh independent look management को मिल जाता है। Identification of operating process opportunities, अगर operating process opportunities, identification of operating process opportunities, अगर कोई changes करना है वो मतलब efficiently भी कर सकता है। मतलब आपका सिस्टम जो है अभी सिस्टम के हिसाब से अगर कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से ज़्यादा इफेक्टिवली फंक्शन करना है, ये ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल जाता है। जो अल्टरनेटिव्स उन लोग आपको पास रखता है ना, जो 3 अल्टरनेटिव्स आपको कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने से, उसमें आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एसेस करने तरीका भी इंक्लूड करके बोलते हैं। ऑडिटर जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्लूड करके उसका कंट्रोल्स जो बोलता है वो उस हिसाब से आपको ऑपरेशनल प्रोसेस अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड मैनेज्ड डॉक्यूमेंटेशन, अपडेटेड सेंट्रलाइज्ड एंड मैनेज्ड डॉक्यूमेंट, अभी इसके हिसाब से देखने से टेक्नोलॉजी मान सकते हैं, जो सर्वर्स है सारा डाटा सेंट्रलाइज स्टोर कर रहा है, नहीं तो सारा प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड एस्टेब्लिश करना पड़ता है। अपडेटेड सेंट्रलाइज्ड एंड ये एक कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल के हिसाब से कर सकता है। एनहेंस्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट रिड्यूस रिस्क्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरेंट एंड रेसिडुअल रिस्क्स, अभी बोला है रिस्क बेस्ड ऑडिट करने से क्या होगा, आपका इनहेरेंट रिस्क जो है हर साल चेक करने से आपको उसका चांसेस मतलब आप जीरो नहीं कर सकते बट प्रोबेबिलिटी तो कम कर सकता है ना, द हैपनिंग ऑफ द रिस्क। इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू इन
कंट्रोलिंग इनहेरेंट एंड रेसिडुअल रिस्क, ये मैनेजमेंट का बेनिफिट्स है एक्चुअली। अगर कोई इनहेरेंट रिस्क है, कोई ऑडिट करके, अगर आपने खुद ऑडिट करके वो डिटरमाइन किया इसमें फिनेंशियल आउटफ्लो या कुछ है, उसको मिटिगेट करने में आप कोशिश करेगा ना, इफेक्टिव एक्सपर्ट ओपिनियन लेके, एक्सपर्ट एडवाइस लेके इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ये सारा आप कोशिश करेगा। स्ट्रैटेजिक बिजनेस बेनिफिट, अगर कंट्रोल्स अच्छा है तो रिपोर्ट्स अच्छा होगा। जो इन्फॉर्मेशन इन लोग सीईओ सीएफओ बाहर एजेंसी को सबमिट करेगा, वो अल्टीमेटली उसको सपोर्ट मिलेगा कंट्रोल्स अच्छा है तो। रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ कंट्रोल्स, स्मार्ट एंड ऑटोमेटेड, अभी बोला है, मतलब जो भी प्रोसेस हम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स में इंक्लूड करेगा वो अल्टीमेटली रिव्यू करके इसको ऑटोमेट करने को ट्राई करेगा। अल्टीमेटली हम अगर कंट्रोल हमारे एस्टेब्लिशमेंट में आ गया, अल्टीमेटली हम इसको रिव्यू करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, फॉस्टरिंग रिस्क कॉन्शियसनेस एंड वर्क कल्चर, अभी जो भी देखा है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में, अगर कोई रिस्क आ रहा है वो हम, मतलब सारा लोग ऐसे मानते हैं कि आईएफसी में रिपोर्ट करना है, वो हमेशा रिव्यू करेगा। इसके लिए उन लोग क्या ढूंढेगा, रिस्क्स को ढूंढेगा, इसलिए रिस्क को ही उन लोग कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली उन लोग कॉन्शियसनेस क्या होगा, रिस्क बेस्ड वर्क कल्चर वो एस्टेब्लिश करेगा। इम्प्रूव्ड ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली यू विल अचीव इम्प्रूव्ड ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अभी बोला है, ये डिफरेंस देख लीजिए। आईएफसी मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल्स कोई भी चीज में हो सकता है, ओके। इंटरनल कंट्रोल चीज़ें नैरो कॉन्सेप्ट, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ही कंसिडर करता है, मतलब इसका एरिया जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल मतलब प्रिपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर जो भी कंट्रोल्स होता है ना उसको ही चेक करता है। मतलब प्रिपेयर करने के लिए आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए, वो भी एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसके लिए जो भी सेल्स इनवॉइस प्रॉपरली रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस ऑथराइज्ड होना चाहिए। जो आपने ऑडिट में चेक करता है, वॉचिंग में क्या क्या चेक करेगा, जो भी वोचर है वो ऑथराइज्ड है या नहीं, वो इस अकाउंट पीरियड में मिला है, वो सारा। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स फ्रॉम मिसयूज, अगर मिसयूज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली लॉस ही होगा। डिटेक्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंपनी कार्स, फ्रॉड ऑफ इन्वेंट्री, इसको क्यों डिटेक्ट करना है, अगर कोई इन्वेंट्री उन लोग लेके गया है, हम मान रहा है कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट है, हम बुक्स में दिखा रहा है, वो क्या होगा, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब एरोनियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा। आपके पास एसेट नहीं है, आप इसको अपने बुक्स में इंक्लूड करके रखा है, वो भी आपको गलती होगा ना, वो सारा गलती नहीं होना है। इसलिए कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर एसेट्स है उसका रिकॉर्ड्स को पूरा ट्रैक रखना है, फिजिकली उस एसेट्स को वेरीफाई करना है, तभी आपको अल्टीमेट फाइनल फाइनेंशियल अकाउंट्स मिलेगा जो करेक्टेड है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट कवर्स ऑल द बिजनेस फंक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल प्रिपरेशन बोला है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो सेल्स में होगा, परचेज में होगा, और सैलरीज पेमेंट में भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा, बट हम सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कंट्रोल्स ही देख रहे हैं। एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, बट इधर हम अभी पहले डिस्कस किया है एफिशिएंसी, फ्रॉड प्रिवेंशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंट्रोल ओवर परचेज, पेमेंट, पेरोल, सेल्स एंट्रीज, HR पॉलिसीज, ऑपरेशंस, compliance with laws and regulations, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स। यूजर्स क्या होते हैं, मतलब फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो कंसिडर करता है वो फिनेंशियल रिपोर्टिंग ही कंसिडर करता है। सो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट जो होता है बाहर का लोग होता है, जो भी होगा शेयर होल्डर, रेगुलेटर, इन्वेस्टर्स होगा। मैनेजमेंट यूज करता है, आईएफसी इंटरनल कंट्रोल ऑडिट का रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास ही जाता है, वो ही यूज करता है, क्योंकि वो लोग डिटरमाइन करना पड़ेगा कोई रिस्क है तो अनएड्रेस्ड रिस्क उसको एड्रेस करने के लिए। सो मैनेजमेंट बोर्ड ऑडिटर्स भी यूज करता है, क्यों, ये आपको बोलना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद रिस्क एसेस करके ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करने के लिए। सो आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हुआ है। थैंक यू गाइस फॉर योर पेशेंस एंड